नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ओस्लो मेट के कैंपस में हैं हम आज, और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं एक इंडियन का। तो वो इंडियन नॉर्वे में आए हैं एज नॉट एज एन IT गाय, नॉट एज एन इंजीनियर, नॉट एज अ लॉ स्टूडेंट। वो आए हैं जी एज अ हेड कोच बैडमिंटन के मॉस क्लब के लिए। तो आज उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि किस तरीके से आए वो नॉर्वे और उनका सफ़र कैसा रहा है। ठीक है, चलिए। तो निशान जी, वेलकम ऑन आवर चैनल। सबसे पहले तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले, ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, PV सिंधु या फिर सानिया? वेल, अचीवमेंट्स वाइज PV सिंधु, और जो गेम के लिए उठाया है, गेम को जिन्होंने अपलिफ्ट किया है, वो साइना नेहवाल। क्या सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे। चलो फिर अब अपने बारे में बताओ। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली आपका चैनल देखना, और मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ। और जो सब आप इंफॉर्मेशन सब ये देते हो, तो वो मेरी लाइफ में होता ही रहता है सब कुछ। तो मैं रिलेट करता रहता हूँ शुरू से। तो मैं एक्चुअली बैडमिंटन बचपन से ही खेलता आ रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी जगह बैडमिंटन खेला है, ओवरसीज़ भी और इंडिया में भी। ओके। तो मैं एक्चुअली पहले बैंक में जॉब करता था, ओके। HDFC में। और फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मुझे वो वर्क कल्चर और वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, मेरे नेचर के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगी। ओके। तो फिर एक टाइम ऐसा आया जो मुझे एक्चुअली डिसाइड ही करना था कि अब मुझे ऑफिस में ही रहना है या मेरा पैशन परस्यू करना है। तो इसलिए फिर मैंने मेरा अच्छा बैंक का जॉब क्विट करके फिर मैंने कोचिंग में स्टार्ट किया। ओके। देन आई मूव टू बैंगलोर फॉर दैट। तो आप बेसिकली कहाँ से हो? मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। ओके। महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है नांदेड़ करके, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। बट ओके। माई फैमिली इज़ इन मुंबई एंड हाफ ऑफ द फैमिली इज़ इन नांदेड़। तो मतलब जब आपकी जीवनी लिखी जाएगी तो ऐसे होगा कि निशांत जी का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नांदेड़ में हुआ है। यस, एक्चुअली वहाँ से निकल के यहाँ तक आना, ये जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ किया है हाँ जी, हाँ जी। लाइफ में। और बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा एक चांस मिला, जो मैं इंडिया के टॉप एथलीट्स को मैं ट्रेन करता था, वहाँ पे कोच करता था। ओके। वहाँ से फिर मुझे मालदीव्स के लिए कॉल आई। तो Okay. मैं 1.5 साल मालदीव्स का नेशनल टीम कोच रहा हूँ। ओके। तो यहाँ आने से पहले मैं मालदीव्स में था। अच्छा। और फिर जब मालदीव्स से सब अच्छा होने लगा, तो वहाँ से फिर मुझे नॉर्वे से कॉल आ गई। ओके। और तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, या? कॉल कैसे आ रही है? आपका नंबर मतलब गूगल पे अवेलेबल है? कैसे नहीं, आ रही है? व्हाट इज द प्रोसीजर? अगर किसी और भाई को भी आना हो तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? कोई हेडहंटर होता है या क्या होता है? देखिए, जैसे बैडमिंटन में हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसका नाम है बैडमिंटन यूरोप। Okay. वहाँ पे आपको सारी जॉब पोस्टिंग्स होती है। अब जब मैंने अप्लाई किया था तब ये नॉर्वे में पोस्टिंग थी। अब सेम टाइम मैंने स्वीडन में भी अप्लाई किया था, पोलैंड में किया था, हंगेरी में किया था। तो लेकिन मुझे एक्चुअली बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ लगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और जैसे मुझे ओस्लो या फिर अच्छा ही लगता था, और मुझे नॉर्वे आना ही था। मुझे एक बार देखना था स्कैंडिनेविया। मुझे एक्चुअली डेनमार्क देखना था, बट मैं नॉर्वे आ गया। तो और यूरोप में रहने की मेरी पहले से इच्छा थी। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट नॉर्वे, तो मैं नॉर्वे आ गया। ओके। तो आपने बैडमिंटन यूरोप में अपना रिज्यूमे था अपलोड किया, वहाँ से आपको नॉर्वे से कॉल आ गई। Yes. और आप मालदीव्स में थे उस टाइम? यस। ओके। तो उसके बाद मतलब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? कि आपकी गेम देखने कोई आता है या फिर जस्ट वर्बल बेस्ड? मेरा तो वर्बल बेस्ड ही था पूरा। अच्छा। अब जब आपका पूरा एक भेजते हो, आपको आप CV भेजते हो, तो एक, जहाँ तक मैंने देखा है कि यूरोप में आपको आपका कवर लेटर लिखना पड़ता है। Exactly. वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कवर लेटर में मैंने बस उनको ये सारी चीज़ें लिखी कि अब वो कहाँ पे है और मैं उनको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। ओके। कभी कभी आप वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इसलिए रखनी पड़ती है कि आपको आपका विजन दिखाना है। अगर आपके पास में विजन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत इसमें आपको परमानेंट जॉब्स नहीं होते हैं। आप कभी भी सैक हो सकते हो। Exactly. जिस टाइम आपका परफॉर्मेंस लो हो गया, आप सैक हो गए उसमें। एग्जैक्टली। सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत एक वोलाटिलिटी आपको देती है आपकी लाइफ में। तो अब आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि नॉर्वे में अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंटरव्यू क्रैक करना है तो क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए?
सबसे पहले तो आपका रेज्यूमे, आपकी प्रोफाइल जो है वो एक आपकी वेल डेकोरेटेड होनी चाहिए, यानी आपका आप वहाँ पे जो मेंशन कर रहे हो वो सारे पेपर्स चाहिए आपके पास में। Okay. सबसे पहले क्योंकि आप ये लिख रहे हो कि मेरे पास में 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पेपर्स पे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फिर कुछ लोग, जहाँ तक मैंने इंडियन रेज्यूमेज देखे हैं सारे, तो उसमें ऐसा होता है कि 6 इयर्स तो होता है, लेकिन वो 4 साल ऑन पेपर होता है, और वो फिर 2 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो कहीं को करिकुलर एक्सपीरियंस होता है, या फिर पार्ट टाइम, या फिर जो काउंट नहीं होता बेसिकली। तो आपको वही लिखना है जो आप काउंट कर सकते हो। ओके तो आपका हर एक पेपर यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए जाएगा। ओके तो आपका हर एक पेपर जब स्क्रूटनी के लिए जाएगा तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें सही निकलनी चाहिए। ओके दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू देते समय, काफ़ी इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपका इंटरव्यू चल रहा है। आपको एज ए दोस्त या एज ए कोलीग समझ के ही आपसे बात होती रहेगी, कैजुअल वे में सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना है। एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप क्या वही कह रहे हो जो आपकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है। या और तीसरी चीज़, जो आप कवर लेटर दोगे तो उस कवर लेटर में आप क्या लिखते हो, दैट इज वेरी वो सबसे बड़ा मैजिक है। अगर आपके पास में वो चीज़ है कि आप कवर लेटर में क्या लिख सकते हो, तो आई थिंक वहाँ आपकी 50% चांसेस आपके इंटरव्यू क्रैक होने के हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप कवर लेटर जब लिखोगे, मैंने काफ़ी लोगों का प्रोफाइल देखा है, मुझे काफ़ी फ़ोन्स आते हैं यहाँ पे। अब मैं अकेला ही इंडियन कोच हूँ नॉर्वे में, तो मुझे इंडिया से काफ़ी फ़ोन आते हैं, मैसेजेस, सारे लोग प्रोफाइल भेज देते हैं। मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं से लोगों के जो कवर लेटर्स है, या तो वो किसी से कॉपी किए होते हैं, या तो किसी से फिर गूगल पे जाके उठाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा खुद का ही कवर लेटर मेरे पास में आ गया। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई दो है। सबसे पहले तो भैया कवर लेटर और रिज्यूमे को आप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर ना माने, उसमें एफर्ट डालें, वो अच्छा लिखे, कम शब्दों में अपना गुणगान इस तरीके से करे कि उन लोगों को समझ आ जाए कि ही इज एन एसेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। यस। दूसरी बात जो आपने इंटरव्यू के बारे में बताई, आई फुली सपोर्ट दैट कि यहाँ का जो इंटरव्यू होता है इट्स वेरी इनफॉर्मल। मतलब आपको ना इतना ऐसे स्ट्रिक्ट रह के नहीं मतलब यस सर सर तो आपको पता है यहाँ नहीं चलता, राइट? बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो वेदर इट इज अ ट्रिक और नॉट, कि जब आप एक इनफॉर्मल जोन में होते हैं ना, तो फिर ऐसे में नहीं फैल के नहीं बैठ जाना और हर चीज़ ही नहीं बता देनी है। मतलब लगना चाहिए कि हाँ इट्स अ कन्वर्सेशन, बट एट द सेम टाइम असर्ट ऑन व्हाट यू कैन हेल्प देयर ऑर्गेनाइजेशन विद, राइट? अब फिर आप नॉर्वे आए, तो आप मालदीव से सीधे यहाँ पे आए थे, तो आप अभी लंच खाते हुए कुछ अपनी स्टोरी सुना रहे थे, तो वो जरा शेयर करो हमारे साथ। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं मालदीव्स में जब था तब एक्चुअली वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। अगर टेम्परेचर हाई भी नहीं होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो आपको गर्मी लगती है हमेशा। हाँ जी। तो मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री होने के नाते वो हमेशा आपको कभी वहाँ विंटर नहीं मिलेगा, या तो बारिश या तो बहुत गर्मी। तो जब मैं यहाँ आया तब नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे तो था नहीं। तो हम देखे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ देखे, आपकी चैनल भी नहीं थी। तो उस टाइम पे फिर मेरा, यानी इंसान गलतियों से ही सीखता है, मैंने भी गलती कर दी कि मैंने उतना कुछ पता ही नहीं किया कि यहाँ पे वेदर क्या है, सिचुएशन कैसी है। अब मुझे याद है, मैं 10 नवंबर 2019 को यहाँ पे जब मैंने लैंड किया ओस्लो में, मेरे सामने बर्फ गिर रही थी, और वो नॉर्वे की फर्स्ट स्नो आई थी उस टाइम पे। और फिर जो कोलीग मुझे लेने आए थे वो मेरे लिए वेट कर रहे थे। अब मैं मेरा सामान लेके आया, और मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहना हुआ है, जीन्स पहनी हुई है, और मैं स्लीपर्स पहन के आया था। मतलब मालदीव स्टाइल में। और मुझे तभी भी ऐसा लग रहा था कि यार आई थिंक इट्स ओके। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, उस टाइम पे फिर मुझे पता लगा कि नहीं, कुछ आपका तो भ्रम चूर-चूर हो गया। यस, बिल्कुल। पहले ही हफ्ते में मेरा भ्रम चूर-चूर हो गया, और वहाँ पे फिर मुझे पता चल गया कि नहीं, यहाँ आना है तो पूरा प्रिपरेशन करके ही आना है। चलो दैट्स वेरी गुड। अब अगली बात ये कि तो फिर अभी तक का सफर आपका एज अ हेड कोच क्या रहा है? व्हाट आर सम प्रोज एंड सम कॉन्स जो कि आपको लगा है अपनी फील्ड में? मेरी फील्ड में जहाँ तक मैं मेरा पास्ट एक्सपीरियंस काउंट करता हूँ, जहाँ पे अभी एशिया और यूरोप दो बहुत अलग अलग वर्क कल्चर आपको मिलते हैं। तो एशिया इज़ ऑल अबाउट लाइक आप
काफ़ी आप डिक्टेटर होते हो वहाँ पे, आप यानी पूरा डिक्टेट करते हो सब कुछ कि क्या करना As a coach. चाहिए। यस, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चों को क्या सिखाना है, को कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना है, कितना स्ट्रिक्ट रखना है। देयर इज नो लिमिट। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सबसे पहले एक आदत डालनी है कि पहले आपको सबका सुनना है। यू हैव टू लिसन टू एवरीवन। आपको सबको सुनना है और फिर सुनने के बाद में आपको वो डिसीजंस लेनी है जो आपके बेनिफिट में आए। जो आप, जैसे मैं क्लब में काम करता हूँ, देयर आर सर्टेन डिसीजंस मुझे क्लब के लिए लेनी पड़ती है। कभी कभी टफ डिसीजंस होती है, कभी कभी मुझे मेरे डिसीजन से पीछे आना पड़ता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, इंडिया में हम यहाँ से डबल प्रैक्टिस करते हैं। वर्किंग टाइम इंडिया में डबल होता है यहाँ से। यहाँ पे आपका वर्किंग टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। आपके पास में सब कुछ लिमिटेड है। आपके पास में बच्चे लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है। शटल कॉक्स लिमिटेड होती है आपके पास में। और इंडिया में कैसा है कि जैसे 100 बच्चे खेल रहे हैं एकेडमी में, 200 बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ के पूरे क्लब में हमारे यहाँ पे 70 बच्चे हैं। तो अगर एक बच्चा चला गया तो हमें 2 बच्चे लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको जो है वो लोगों को रिटेन करके रखना पड़ता है हर बार। क्यों? तभी आपका क्लब ग्रो होगा, फिर आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी और उससे फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन या फिर मेरी सैलरी या फिर बाकी कोचेस की सैलरी, ये सब आप कर सकते हो उसमें। तो कल्चर वाइज इट्स 360 डिग्री टर्न, कंप्लीट 360। यहाँ आके आप इंडियन स्टाइल में काम नहीं कर सकते, यहाँ आके आपको नॉर्वेजियन स्टाइल में काम करना है। तो वो सीखने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है। और फिर कुछ ऐसे कॉन्स भी जो थे जो आपको लगे कि आपने क्या पाया है, मतलब अगर आप कंपेयर करें यहाँ के बच्चों को और एशियन बच्चों को, मतलब ये जो खेल की प्रतिस्पर्धा है उसमें। एक्चुअली एशिया के बच्चे जो है वो काफ़ी इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक और बहुत पैशनेट होते हैं स्पोर्ट्स के लिए। कॉम्पिटिटिव बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। और यहाँ पे आपको वो उतना कंपटीशन मिलता नहीं है। ठीक है, थोड़ी क्वालिटी होती है यहाँ पे प्लेयर्स के लिए, बट लेकिन वो आप एशिया और यूरोप का कंपैरिजन नहीं कर सकते, स्पेशली नॉर्वे का नहीं कर सकते, क्योंकि कल्चर अलग है। स्पोर्ट्स एज ए प्रायोरिटी यहाँ पे आने में अभी काफ़ी देर लगेगी अभी। ठीक है सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच ब्यूटीफुल स्टोरी। मेरे को पहली बार बैडमिंटन कोच से बात कर रहा हूँ, किसी भी कोच से नॉर्वे में। गेम जरूर लगाएंगे, मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। मतलब डेफिनेटली 21 की गेम होती है ना? 21 के 3 होते हैं। 21 के 3, तो उन 3 में से कहीं ना एक पॉइंट तो ले लूंगा। मैं गिफ्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो ये है निशांत जी, तो ये यहाँ पे एज ए हेड कोच है। तो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू हिम। तो thank you. Pleasure is all mine. Yeah. Namaste from Norway. Namaste from Norway.